हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग का गणित का जो था वो था प्रश्नावली, यानी कि 1.1 का। उसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और हम लोग का काफ़ी समय हो गया था, इसीलिए फर्स्ट यानी कि पूरे एक्सरसाइज को हम लोग कवर नहीं कर पाए थे। इस वजह से हम लोग उसको छोड़ दिए। बाकी का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। पहले ही प्रश्नावली का 1.1 प्रश्नावली का 4 प्रश्न बचा है, तो 3 प्रश्न उसमें किए थे और टोटल कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 7। तो 3 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। 4 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, तो हम लोगों का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। और ये पहले एक्सरसाइज में इसी 7 क्वेश्चन में से आपको निश्चित रूप से परीक्षा में जो है 2 और 3 अंकों का प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। 1 अंक तो निश्चित रूप से आएगा। फिर उसके बाद से जो प्रश्नावली नंबर 2 है, उस प्रश्नावली यानी कि 1.2 है, दूसरी प्रश्नावली, उस प्रश्नावली से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इस प्रश्नावली से 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि पहला जो अभ्यास है, पहला पार्ट है, वो जो है आपको 5 अंक देने वाला है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। 5 अंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको परीक्षा में जो है उसका अहमियत आप समझ पा रहे होंगे, 5 अंकों की अहमियत क्या होती है। तो ये छोटी सी पार्ट है, 2 ही प्रश्नावली हमें पढ़ने हैं। 2 प्रश्नावली को अगर हम लोग अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो हमारा 5 अंक तैयार हो जाएगा। महज आप 1 घंटे में, 1 घंटे से यानी कि 2 घंटे में आप स्टडी करके 1 से 2 दिन में आप जो है 5 अंक तैयार कर लेंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे वीडियो को निरंतर आप देखते रहेंगे, प्रत्येक वीडियोस को जो है आप देखे रहेंगे, तो आपका इसी तरह से धीरे धीरे करते करते बहुत ही ईजिली तरीके से आपको कक्षा 10 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराया जाएगा और अच्छी तैयारी आपका यानी कि अच्छे तैयारी को जो है आपको कंप्लीट आपकी तैयारी कराई जाएगी। और आपको उम्मीद करते हैं कि आपका जो है अंक जो है 90% से एबव लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग का ये पूरा सिलेबस अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद से अनसॉल्व और विद्या जितने यानी क्वेश्चन बैंक है, उसमें जितने क्वेश्चन दिए रहते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग लाइव क्लासेस लेकर आएंगे और वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है HCF। क्वेश्चन में दिया 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये दो जो है संख्या है, 306 और 657, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया है? 9। यहाँ पे लिख दिया है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है आपको? एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। 1 नंबर में भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, पूछा भी है, 2019 में इस प्रश्न को पूछा है। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले हल करने के लिए तो लिख देंगे यहाँ पे दिया है, लिख देंगे दिया है। क्या दिया है? HCF दिया है। किसका HCF दिया है? HCF जो है किसका दिया है? 306 और 657 का। तो लिख देंगे 306 और 657 का HCF बराबर 9। ये बात जो है हमें ज्ञात है, यानी कि ये जो है दिया है। अब देखेंगे हम लोग, ये तो हो गया। अब इसके बाद से आपको एक संबंध याद होगा पिछले यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में, उस संबंध को, उसकी सत्यता की जांच भी हम लोग किए थे। क्या संबंध है वो? HCF गुणे LCM बराबर क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। इस संबंध को आप समझ पा रहे हो, छोटे क्लास में भी पढ़ाया जाता है इस संबंध को, कि ये जो है HCF गुणे LCM बराबर होता है किसके? 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? हमें ज्ञात करना है LCM। तो HCF का क्या करेंगे? ट्रांसपोजिशन यानी कि इसका पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने के बाद इसका स्वरूप कैसे हो जाएगा? LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल पूरे का बटा हो जाएगा आपका HCF। बात तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसका गुणा है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 संख्याओं का गुणनफल। ये 2 संख्या कौन है? 306 और 657, यही 2 संख्या है। इन दोनों संख्याओं का मान जो है दोनों गुणनफल में रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, 2 संख्या है 306 गुणे
657। ये हमारे पास दो संख्याएं हो गई, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमने निकाल लिया। HCF का मान कितना दिया है 9, 9 रख लेंगे। देखेंगे ये 3 6 9, हाँ 9 से कटने वाला है तो 9 से काट देंगे तो 9 एकम 9, और 9 से इसको काटेंगे तो 9 3 27, बच जाएगा कितना 3 इसके पास आ जाएगा, हासिल ले लेगा तो कितना हो जाएगा 36, तो 9 चौके 36, यानी कि 34 बार में 306 जो है 9 से कितने बार में कट रहा है 34 बार में। अब क्या करेंगे हम 657 में 34 से गुणा कर लेंगे, तो 657 गुणे 34 करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 6 24 2 26, 3 7 28 के 8 हासिल 2, 3 5 15 और 3 7 21 हो जाएगा। 3 7 21 के 1 हासिल 2 और 3 5 15, 15 और 2 हासिल लेके हो जाएगा 17, 17 के 7 हासिल 1, 3 6 18 19 हो जाएगा। तो 8 3 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 के हासिल लेके 12, 12 और 1 हासिल इसको दे देगा 2, यानी कितना आ रहा है 22,338। ये जो है निकल कर आता है एलसीएम हमारा। तो देखिए कितना आसान ये प्रश्न है, कितना आसानी से जो हम लोग एलसीएम निकाल चुके हैं। तो एलसीएम जो है कितना हो जाएगा 22,338। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, उत्तर में लिखेंगे अतः संख्याएं कौन है 306 और 657 का एलसीएम बराबर 22,338। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ये ऐसे ही करते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है। बहुविकल्पी में पूछेगा तो 1 नंबर का, अगर 2 नंबर में पूछेगा, वर्णनात्मक में पूछेगा, खंड ब वाले में, तो आपका जो है 2 अंक में पूछेगा। और पूछा भी है 2 अंक का प्रश्न ये पूछा है आपसे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन को हम लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पे लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक यानी कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n के 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि हमें जांच करना है, यानी कि जांच करके ये पता करना है कि कोई संख्या n है, n कोई संख्या है क्या, किसी भी संख्या के लिए 6 के घात n जो है वो उसके अंक जो है 0 पर क्या होंगे, समाप्त होंगे। यानी कि 6 के घात कोई कुछ भी रख दिया जाएगा, कोई संख्या रख दिया जाए तो उसका जो वैल्यू आए तो आखिरी का यानी कि जो इकाई अंक हो वो क्या हो, 0 हो। ऐसा हमें देखना है। यानी कि 6 के घात रखें उसका क्या करें, उसका मान ज्ञात करें, तो उसका यानी कि उतना बार प्रसार करके गुणा करें और गुणनफल जो है वो उसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यही बात हमें जांच करके बताना है कि n के जगह पे कौन सी ऐसी संख्या रखें, n का मान क्या हो जाए कि इसका आखिरी अंक क्या आ जाए, 0 आ जाए इसके गुणनफल का। तो इसको हम लोग जांच करके देखेंगे कि क्या ऐसा आ सकता है, क्या ये संभव है कि नहीं है। तो देखेंगे इसका जांच कैसे होगा। इस प्रश्न को, ये प्रश्न जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टि से, ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इसको परीक्षा में किसी भी सेट में इसको पूछा नहीं है। तो खैर नहीं पूछा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तो हमें समझना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अधिकतर बच्चे इसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। तमाम वीडियोज़ हैं, तमाम यानी कि क्लासेस भी बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कैसे यानी कि ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, हालांकि ये थ्योरिकल है, लेकिन थ्योरिकल है तो कैसे होता है इसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आप आज इसको अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एकाग्रता बनाए रखो तो समझ में आएगा। तो मैं पहले बता दिया, पेन कापी जो है आप लेकर बैठें और इसको नोट्स जो है अपने हाथ से जो है जो क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है उसको आप उसको सॉल्यूशन को नोट कर लिए। तो यहां से हम लोग हल करेंगे, यहां से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हल में सबसे पहले यहां पर n क्या है, n जो है एक प्राकृतिक संख्या है। यहां पे लिख देंगे यहां n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और
हमने मान लिया जो है n है वो क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या आप जानते हैं एक से स्टार्ट होती है, यानी कि गिनती वाली संख्या को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट जो है अनंत तक हम लोग बढ़ जाते हैं। यही क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो n को मैंने मान लिया कि n जो है क्या है, एक प्राकृत संख्या है। और 6 के घात यानी कि n जो है 0, 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। ऐसा में कल्पना हम कर रहे हैं, ऐसा जो है हम मान रहे हैं, ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि जहां यहां पे जो है n एक प्राकृतिक संख्या है और 6 के घात n अंक जो है 0 पर समाप्त होगी, ऐसा मैं मान रहा हूं। और मानने के बाद इसको सिद्ध करके देखेंगे कि क्या सच में जो है ये 6 के घात n जो है अंक 0 पर समाप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखेंगे आगे। तो ये बताइए, अगर जो संख्या अगर ये 6 के घात n जो है 0 पर समाप्त होगी तो इसका मतलब ये जो है 5 से कटेगी। तो यहां पे लिख सकते हैं इसलिए 6 के घात n 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। अब इसके लिए किसी को दिक्कत होगा, इस बात को हम समझाने का प्रयास करेंगे कि जिस संख्या का, अगर जैसे कि मान लीजिए ये जो संख्या इससे बनेगा वो संख्या के लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। और वो 0 जो है जब 0 आ जाएगा तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 5 से वो सभी संख्याएं विभाज्य होती है जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो। जिसका अंक जो है लास्ट वाला इकाई का अंक 0 होता है वो सारी की सारी संख्या किससे विभाजित होती है, 5 से। आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे 20 है तो 20 किससे विभाजित होगा, 5 से। तो 5 से विभाजित होने के लिए 2 शर्त है, या तो इकाई का अंक 0 हो या क्या हो, 5 हो। तो जिस संख्या के अंत में यानी कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या किससे विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है। जैसे कि ये 20 है तो 20 के लास्ट में क्या है, 0, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। अब देख सकते हैं 5 से कट जाएगा 5 आएगा, 5 चौके 20। ऐसे मान लो 100 ले लेते हैं, यह भी कट जाएगा। ये 205 ले लेते हैं या 2050 ले लेते हैं। तो जिस संख्या के लास्ट में 0 होता है वो संख्या क्या होती है, 5 से कटती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे माना है, जब हम ये मान चुके हैं कि इसके लास्ट में 0 आएगा, तो जब 0 आएगा तो यानी कि 6 के घात n किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा ही होगा। इसलिए हमने इसको मान लिया कि 5 से क्या है, विभाज्य होगी। इसको हमने यहाँ पे मान लिया कि 5 से विभाज्य होगी। अब 5 से जब विभाज्य होगी तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे तब नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इसको अब ऐसे, ये थ्योरिकल है। अब 6 के घात n को अगर हम विभाजित करें, इसका गुणनखंड करें, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 और पूरे के घात क्या हो जाएगा, n। ऐसे हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे जो है इसका गुणनफल किए, यानी कि इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिख सकते हैं। अब इस पे गौर करने वाली बात है, जो संख्या 5 से विभाजित होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो उसमें अभाज्य गुणनखंड में कुछ ऐसे अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए जो 5 से क्या हो, विभाज्य हो। जैसे अभी मैंने देखा कि 20 है, 5 से विभाज्य है, तो 20 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5, यही ना होगा, 2 दूना 4, 4 पचे 20। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आप देख रहे हैं कि ऐसी राशि आ रही है 5, जो 5 से क्या है, विभाज्य है। तो कोई भी संख्या जिस संख्या से विभाज्य होती है तो उसके गुणनखंड में वो संख्याएं आती हैं जो उससे क्या हो, विभाज्य हो। तो यहाँ पे अगर ये 5 से विभाज्य है तो 5 इसके गुणनखंड में कुछ ऐसी राशि होनी चाहिए जो क्या हो, 5 से विभाज्य हो, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा खांसी आ गया था, देखेंगे हम लोग, कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हम यही बता रहे थे कि 6 के घात n का जब हम गुणनखंड किए हैं तो 6 के घात n का गुणनखंड 2 गुणे 3 आया है। तो 6 के गुणनखंड में कोई ऐसी राशि नहीं है जो क्या हो जाए, 5 से विभाज्य हो जाए। तो यानी कि हमारा मानना क्या है, गलत है कि ये जो 6 के घात n है जो है 5 से क्या होगा, विभाज्य होगी, यानी कि विभाज्य नहीं है। अगर विभाज्य होती, 5 से अगर विभाज्य होती तो इसके गुणनखंड में कुछ ऐसी राशि होनी चाहिए, जैसे 20 में है ना ये 5 से विभाज्य होने के लिए। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इस भाषा को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ 6 के घात n के गुणनखंड
खंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई राशि नहीं है, कोई राशि नहीं है जो 5 से विभाज्य हो, जो 5 से विभाज्य हो। आप समझ पा रहे हैं यहां पे 6 की घात n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई राशि नहीं है जो क्या हो, 5 से विभाज्य हो। तो इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। जैसे कि अगर ये 5 से विभाज्य होता तब तो यानी कि 6 के घात अंक यानी कि 6 के घात n जो है अंक 0 पर समाप्त होता, क्योंकि लास्ट में 0 आएगा तो 5 से विभाज्य हो गया, और ये 5 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो इस वजह से जो है यानी कि ये जो 6 के घात n जो है अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसको किताब में काफी विस्तृत तरीके से यानी कि पूरा बड़ा लिखा है, लेकिन अब बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए। कॉन्सेप्ट जो है इतना छोटा जो है भाषा लिखकर भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, पुश करके भी आप नोट कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कहना यह है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी कि इसमें पहले बता रहे कि भाज्य संख्या है, लेकिन भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये हमें बताना है। तो ये 2 संख्याएं दिया है जिसका रूप जो है इस प्रकार दिया है, यानी कि इसमें 2 पद हम मानेंगे, यानी कि 7 11 और 13 का गुणनफल जो है 1 पद हो जाएगा और धन 13 1 पद हो जाएगा। तो यानी कि 2 पद होगा इसमें। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 7 से लेकर 1 तक जितने यहाँ पे अंक है सबका गुणनफल है ये 1 पद हो जाएगा और धन 5 हमारा 1 पद हो जाएगा। तो 1 और 1 ये 2 पदों की यानी कि संख्या हो जाएगी। ये 2 पदों की, ये 2 पदों की, ये 2 पदों की संख्या है। इन 2 पदों की संख्या में इन दोनों पदों को हमें बताना है कि दोनों क्या है, भाज्य हैं, संख्याएं हैं, लेकिन क्यों है भाज्य संख्या, इसी पे हमें समझना है, इसी को हमें सिद्ध करके दिखलाना है कि ये भाज्य हैं। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हल। तो इसका हल कैसे होगा, तो चूंकि पहली संख्या हम लोग लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, ये संख्या है। इसका थोड़ा सा हम लोग स्वरूप बदलेंगे। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। इन दोनों पदों में 13 जो है कामन लेंगे। तो 13 कामन अगर हम ले लेते हैं तो कोष्टक में क्या बचता है, 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 और यहाँ पे धन 1। आप समझ पा रहे होंगे कि 13 से क्या करेंगे, कामन लिए तो 13 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। पहले वाले पद में तो 13 से 13 कट गया, 7 गुणे 11 बचा। फिर धन दूसरे वाले पद में 13 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका जो है सरलतम रूप ये हो जाएगा 13 और कोष्टक में आ जाएगा आपका 7 गुणे 11, कितना हो जाएगा 11 सते 77 और धन 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 78। इसे हम लिख सकते हैं 13 गुणे 78। तो इसका जो है संख्या यही है, बस इसका थोड़ा सा सरलतम रूप हम लिखे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये संख्या जो है 13 गुणे 78 के रूप में आ रही है। तो यानी कि 13 गुणे 78 के रूप में आ रही है, तो इसका मतलब इसमें 13 गुणनखंड है। जब 13 गुणनखंड है तो ये क्या होगा, यानी कि ये जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी कि अभाज्य संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, भाज्य होगी। कैसे भाज्य होगी आप समझेंगे। जो अभाज्य संख्या होती है, जो अभाज्य संख्या होती है उसका क्या होता है, उसका जो गुणनखंड होता है सिर्फ क्या हो सकता है, 1 और वो स्वयं हो सकता है। जैसे हम ले रहे हैं 37, 37 क्या है अभाज्य संख्या। तो 37 का जब हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रयास करेंगे तो 37 किससे कटेगा, 37 से कटेगा। कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 37,
इसका गुणनखंड यही होगा। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका जो गुणनखंड होता है एक और स्वयं, वो संख्या स्वयं होती है। तो यहां पे एक और स्वयं होना चाहिए, तभी तो ये अभाज्य होगा, अन्यथा ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे तथा 13 गुणे 78 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 13 एक गुणनखंड है। यहां पे 13 गुणे 78 यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 13 एक क्या है, गुणनखंड है, यानी कि इंप्लाइज मतलब ये इंगित करता है। ये वाक्य जो है आपका इंगित करता है। क्या इंगित करता है ये वाक्य, ये इसको हम लोग बोलते हैं इंगित करना हिंदी में, और इंग्लिश में इसको इंप्लाइज बोला जाता है। इस सिंबल को ये इंगित कर रहा है। क्या इंगित कर रहा है, इस वाक्य से ये इंगित हो रहा है कि 13 गुणे 78 एक भाज्य संख्या है। एक क्या है, भाज्य संख्या है। अगर 13 गुणे 78 भाज्य संख्या है तो इसका मतलब 13 गुणे 78 को ही हम लोग इसको इस संख्या से 13 गुणे 78 पाए हैं, यानी कि 13 गुणे 78 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 एक भाज्य संख्या है। अब बात को समझ पा रहे होंगे कि पहला जो है भाज्य संख्या हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि ये जो संख्या है क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनफल के रूप में हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखे हैं। तो 13 गुणे 18 आ रहा है, तो यहाँ पे 13 का गुणनखंड है। हालांकि एक रहता और 78 होता तो हम कह सकते थे कि ये जो है आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। हालांकि 78 का भी गुणनखंड करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला जो है, अगली संख्या जो दी गई है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार ये जो है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 5, इनका जो है हम लोग सरलतम रूप करें तो इन दोनों में आप कॉमन देख रहे हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 13 कॉमन लिया इन दोनों में, इसी तरह से यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 है, क्योंकि ये एक पद 5 और इसमें जो है यहाँ पर 5। तो 5 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो कोष्टक में क्या बचकर आएगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 तो नहीं रहेगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 1। अब बात को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे, 1 हो जाएगा, इसमें 5 से भाग देंगे 5 कट जाएगा और बाकी चीजें ऐसे हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, कोष्टक में 7 छक 42, यानी कि 7 का 6 में गुणा किया तो 42 आ गया। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, यानी कि 42 का 24 में गुणा कर लेंगे, देखेंगे कितना आएगा। 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 1 17 हो जाएगा। सॉरी हासिल नहीं है, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 8, 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10, यानी कि 1008 हो रहा है। ये इसका गुणनफल कितना आ रहा है, 1008। और उसके बाकी का जो है धन 1 है तो जमा 1 कर लेंगे, यानी कि 5 गुणे 1008 और 1 जुड़ जाएगा तो 1000 ये 9 हो जाएगा। तो हम देखेंगे इस संख्या का जो सरलतम रूप है गुणनखंड के रूप में हम 5 गुणे 1009 कर दिए। अब जब ये 5 गुणे 1009 हो गया तो इसका मतलब कि यहाँ पे गुणनफल केवल एक और कोई संख्या होता तब तो उसको अभाज्य मानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अभाज्य संख्या होती है, यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए 7 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, तो इनका जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 7 ही आएगा। इसका 1 गुणे क्या आएगा, 5 आएगा। 1 गुणे इसका आएगा आपका 1 गुणे 13 आएगा। आप देख पा रहे होंगे। तो जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका जो गुणनफल होता है
उनका जो गुणनफल होता है कैसा होता है, एक गुणे और स्वयं, यानी कि वो संख्या स्वयं होती है, एक गुणा स्वयं संख्या, एक गुणा स्वयं संख्या, एक गुणा स्वयं संख्या। तो इस रूप में अगर गुणनखंड रहेगा तब तो उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड क्या आया है, 13 गुणे 78, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 नहीं है, तो वही बात यहाँ पे लिखे तथा 13 गुणे 78 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 13 एक गुणनखंड है, तो ये इंगित कर रहा है कि 13 गुणे 78 एक भाज्य संख्या है। तो 13 गुणे 78 अगर भाज्य संख्या, तो 13 गुणे 78 को तो ये संख्या से हम बनाए हैं, तो इस संख्या को लिख देंगे, तो यानी कि यह संख्या एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसको हम किए हैं, तो यहां पर भी ये आ रहा है, तो लिख देंगे इसलिए 5 गुणे 1, इसको नहीं डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे संख्या लिख देंगे, इसलिए यानी कि ये संख्या डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग ये चीज सिद्ध कर चुके हैं इस बात को कि ये संख्या और ये संख्या दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। अब हम लोग आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, जो हम लोग का इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल रहेगा, आखिरी प्रश्न रहेगा हम लोग का, और आखिरी क्वेश्चन इस प्रश्नावली का रहेगा प्रश्न नंबर 7। ये प्रश्न जो है देखने में आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान है, इसका भाषा ही बहुत बस बड़ा कर दिया है, ये जो है बहुत ही आसान है। तो इसको हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न को। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग रीड करते हैं, इस प्रश्न की कहानी क्या है, पूरा ही जो है इसका कहानी थ्योरी ही पूरा लिख दिया है। तो कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि खेल का मैदान है, उस खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का वृत्ताकार पथ है के बाद क्या करे, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों, यानी कि इस जो चक्कर वाला जो यानी कि चक्कर लगाते हैं मैदान का, तो जो सोनिया लगाती है वो उसको 18 मिनट लगता है, और रवि जो है वो एक चक्कर कंप्लीट करता है तो उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट हम लोग संदर्भ समझेंगे कि एक जो है वृत्ताकार पथ है, क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ में एक ही स्थान से दो व्यक्ति, कौन, सोनिया और रवि, ये दो व्यक्ति जो है चलना प्रारंभ करते हैं। तो सोनिया जो है इस वृत्ताकार पथ को 18 मिनट में, कितने मिनट में, 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करती है, और रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो दोनों एक साथ एक ही दिशा में इस वृत्ताकार पथ में जब दौड़ेंगे तो इनका यानी कि बीच में दूरी का अंतराल हो जाएगा, यानी कि अलग अलग दूरी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का मतलब समय अलग है तो चाल भी अलग होगा। तो इनको जो है एक साथ आने के लिए, पुनः एक साथ जब आएंगे तो कितने समय पर एक साथ दोनों मिलेंगे, यही बात हमको बताना है। लिखा ना, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इन दोनों के समय का एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों के समय का क्या निकालेंगे, 18 और 12, दोनों का समय है 18 और 12 मिनट, इन दोनों मिनटों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जितना एलसीएम आएगा उतने ही मिनट बाद दोनों एक दूसरे के साथ फिर पुनः मिलेंगे। तो इस सवाल में हमें क्या करना है, 18 का और 12 का, यानी कि जो 18 है 12 है, इन दोनों का बस क्या निकाल लेना है, एलसीएम, बस सवाल खत्म, यही करना है। तो एलसीएम निकालना तो आपको आता है, एलसीएम तो आप निकाल सकते हैं। एलसीएम 1 से 2 मिनट का काम है, 1 से 2 मिनट में एलसीएम निकल जाता है। तो अब आप जो है एलसीएम यहाँ पे निकालना सीखेंगे, सीख चुके हैं कई बार, तो हम लोग एलसीएम निकाल चुके हैं, देखेंगे एलसीएम कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, सोनिया एक, ऐसे लिखेंगे, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में सोनिया को
लगा समय, सोनिया को लगा समय बराबर कितना है 18 मिनट। इसका लग रहा है इंक थोड़ा कम हो गया है, 18 मिनट। फिर उसके बाद एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। ये इन दोनों व्यक्तियों के एक चक्कर कंप्लीट करने के क्या है समय है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब 18 और 12 के एलसीएम, 18 और 12 के एलसीएम ही 18 और 12 के एलसीएम क्या होंगे, जो 18 और 12 के जो एलसीएम आएंगे वही क्या होगा, उतने ही समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे 18 और 12 के एलसीएम के बराबर 18 और 12 के एलसीएम के बराबर समय पर वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। थोड़ा सा इंक आपका थोड़ा सा इंक कम हो गया है, थोड़ा सा हल्का सा फीका लिखा रहा है, थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिए, देख लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पर मिलेंगे। तो आप ये क्वेश्चन का पूरा जो है आप समझ चुके हो कि 18 और 12 के एलसीएम के बराबर समय पर भी पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, तब इसका एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। तो 18 का भाज्य गुणनखंड कर लें, तो वही मेथड हम लोग अपना रहे हैं। इसमें से 2 शाखाएं निकलेंगी, इन 2 शाखाओं में 2 बॉक्स बना लेंगे। तो ये 2 से कटेगा कितने बार में, 9 बार में। तो यहाँ पे फिर से 9 से 2 शाखाएं निकलेंगी, 2 बॉक्स, तो 9 को काटेंगे 3 से, तो 3 3 के 9 हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 18 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो कितना आया है, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 3 6 36 18। इसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, अगला जो है 12 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे गुणनखंड वृक्ष से। तो इसका गुणनखंड वृक्ष अभी हम लोग 12 का किए थे, तो 2 से करेंगे कितने बार में, 6 बार में। फिर 6 का करेंगे तो 2 से कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। तो यानी कि 12 का क्या आया है, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमें क्या निकालना है इन दोनों का, 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 18 और 12 का एलसीएम बराबर, तो एलसीएम में आपको हम समझाए थे सभी। यहाँ पे देखेंगे 2 कितना बार आया, अधिकतम 1 बार आया है। और यहाँ पे 12 में 2 कितना बार आया, अधिकतम 2 बार आया। तो जो अधिकतम आता है उतने ही को लिखते हैं, अधिकतम को ही लिखते हैं। तो 2 बार आया तो 2 को 2 बार लिख देंगे। 3 अधिकतम यहाँ पे 2 बार आया, इसके पास कितना आया, 1 बार आया है। तो अधिकतम 3 कितना बार आया, 2 बार। तो 3 को कितना लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 गुणे 3। अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे, तो गुणा आ जाएगा 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, यानी कि 36। एलसीएम क्या निकल कर आया, 36। तो आप यहाँ पे लिखे हो एलसीएम के बराबर समय पर वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो एलसीएम का बराबर समय कितना है, 36, यानी कि 36 मिनट पर वे पुनः एक दूसरे से आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तर में लिखेंगे अतः नहीं लिखेंगे, अतः तो लिख चुके हैं ना, यहाँ पे लिख लेंगे अर्थात वे पुनः 36 मिनट, वे पुनः 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। और पहला अध्याय जो है, पहले अध्याय का पहला अभ्यास यानी कि पहली प्रश्नावली, पहला
प्रश्नावली यानी कि पहला अभ्यास का 1.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं। तो बस आज का जो है सेक्शन हम लोग का यहीं तक रहेगा और अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली यानी कि 1.2 को लेकर आएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो जो है 4 नंबर का आएगा और निश्चित रूप से आएगा। 100% बिल्कुल श्योर है कि वो आपका जो है 4 नंबर का आएगा।